बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा सब लोग? अच्छा बेटा, क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है स्टूल एग्जामिनेशन या फीसिस एग्जामिनेशन। आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है, स्टूल और फीसिस एक ही चीज़ होते हैं। पखाना जिसको कहते हैं, इसका टेस्ट होता है। जिस तरह हमने पहले यूरिन एग्जामिनेशन में देखा, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, इसी तरह हम स्टूल का भी देखेंगे। इसमें भी 3-4 लेक्चर्स आपके बन जाएंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि एक एग्जामिनेशन एक लेक्चर में ही कवर हो। लाइक अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन है तो उसका अलग लेक्चर होना चाहिए, केमिकल एग्जामिनेशन का अलग लेक्चर होना चाहिए, ताकि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हम किस तरह से स्टूल या यूरिन को कितने तरीक़ों से जो है वो देखते हैं। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हमने डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल एग्जामिनेशन। हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो हम लगाते हैं और उसकी वजह से जो स्टूल है उसमें मौजूद डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। ये आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा। इसके साथ ही अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। So in chemical examination of stool, sorry, I just called urine. The chemical examination of the stool depends on many things. So there are many parameters that we will discuss to be performed after the collection of the feces for chemical examination of the stool. First of all, acidity and basicity. Acidity and basicity, we check that either your stool that you have collected has the acidic pH or basic. आपने देखना है सबसे पहले इसकी pH को, एसिडिक स्टूल है या बेसिक स्टूल है। और इसके अंदर हम फैट्स को भी देखते हैं कि ये जो फैट्स हैं क्या इसमें वो तो मौजूद नहीं। देखिए बेटा, आप जो भी फूड खाते हैं उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह होते हैं और ये ज़्यादातर अब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। लेकिन अगर कोई बीमारी है या किसी वजह से ये चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होती तो डेफिनेटली ये फिर स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से। तो स्टूल के एग्जामिनेशन में फिर हम फैट्स को देखेंगे कि आइदर आपकी बॉडी फैट्स को अब्जॉर्ब कर रही है या उसको एक्सक्रीट कर रही है थ्रू द स्टूल्स। इसके अलावा हम नाइट्रोजन को देखेंगे, स्टर्कोबिलिनोजन को देखेंगे, ठीक है जी, जो कि आरबीसीज की ब्रेकडाउन से बनने वाला एक एंड प्रोडक्ट है। कॉप्रोपोरफायरिन को देखेंगे, ऑक्यूलेट ब्लड को देखेंगे, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को देखेंगे। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल इज़ पीएच। सो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल एग्जामिनेशन में स्टूल में है वो पीएच है, ऑक्यूलेट ब्लड है और कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ें मोस्टली हम केमिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। उसके साथ ही हम फैट, नाइट्रोजन, स्टर्कोबिलिनोजन, कॉप्रोपोरफेरिन वगैरह ये भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो कह रहा है कि हम स्टूल, पीएच और ऑक्यूलेट ब्लड के साथ साथ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को देखेंगे। सो लेट्स मूव विद फैट दैट वी एग्जामिन आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द स्टूल। नॉर्मली अप टू 20% ऑफ द टोटल सॉलिड। तो जो आपका फेसिस है उसके टोटल सॉलिड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फैट जो है उसकी क्वांटिटी 20% तक हो सकती है। लिपिड्स को मेजर करते हैं फैटी एसिड्स के साथ 2 से 5 ग्राम्स पर 24 आवर यूरिन, मतलब कि 24 आवर जो फीसिस हैं उसमें 2 से 5 ग्राम जो है वो खारिज हो सकते हैं। नॉन डाइटरी इंटेक एंड टाइम स्टूल कलेक्शन। नॉन डाइटरी इंटेक मतलब कि जो आपने जिस पेशेंट का स्टूल लेना है उसको बताना है, और इसके अलावा जो स्टूल का कलेक्शन टाइम है वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टेक डाइट कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ फैट डेली 3 days स्टूल।
तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 100 ग्राम्स जो है फ़ैट डेली लेनी है 3 डे स्टूल की कलेक्शन के लिए। तो अगर 6 ग्राम से वो ज़्यादा है तो वो अब नॉर्मल कंसीडर की जाती है, ठीक है ना। 6 ग्राम से ज़्यादा पर डे के हिसाब से अब नॉर्मल कंसीडर की जाती है। इससे कम होगी तो फिर वो नॉर्मल कंसीडर की जाएगी। ये था बेटा फ़ैट का। उसके अलावा क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव मेथड हमारे पास मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम फ़ैट को आपकी चीज़ के अंदर जो है वो ये करते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो गिल्वेनोमेट्रिक मेथड है। दूसरा इसमें आइसोटोपिक टेक्निक है। आइसोटोप्स बेटा आपको पता है रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मेथड है और आखिर पे टाइट्रीमेट्रिक मेथड है वैन डी कैमर का। तो चलते हैं, सबसे पहले हम टाइट्रीमेट्रिक मेथड की जाना। हमने क्या करना है कि हमने बॉयल करना है अल्कोहल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उस स्टूल को, और फिर क्या होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा फैट्स को फैटी एसिड के अंदर और सोप के अंदर, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, हमने उसको ठंडा करना है, HCl उसके अंदर ऐड करना है जो कि उस सोप को जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने बनाया था वो कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड के अंदर, ठीक है ना। फिर क्या करना है, जो फैटी एसिड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं पेट्रोलियम ईथर के साथ, ठीक है ना। फैटी एसिड्स को हम पेट्रोलियम ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। जो एलिक्विड होगा वो उसको उड़ा दिया जाता है, जारी बात है, मतलब कि जो पेट्रोल या ईथर वगैरह हम यूज़ करेंगे वो उड़ जाएगा। तो टेकन अप इन न्यूट्रल अल्कोहल, ठीक है ना, जो कि न्यूट्रल अल्कोहल में लिया गया है। उसके बाद टाइट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फैट्स जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ कंसनट्रेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। तो इस तरह से हम फैटी एसिड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड बेटा इसमें है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मेथड। फीकल सस्पेंशन इज एक्सट्रैक्टेड विद सॉल्वेंट स्पेशली विद द क्लोरीनेटेड बेंजीन। फीकल सस्पेंशन वो कहता है कि एक्सट्रैक्ट की जाती है सॉल्वेंट के साथ, स्पेशली किसके साथ, क्लोरीनेटेड बेंजीन के साथ। सो एक्सट्रैक्ट जो है वो फ़िल्टर करेंगे आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मेथड और कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रायोलिन सिमिलरली वो आपने ट्रीट करना है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटेंसी कैपेसिटेंस में आपने जो है इसको और स्टूल को और स्टैंडर्ड ऑफ ट्रायोलिन इसको आपने देखना है बेटा। कोई भी टेस्ट होता है तो उसको आपको देखने के लिए आइदर के टेस्ट सही परफॉर्म हो रहा है यानी तो एक स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे कौन सा लेंगे, ट्रायोलिन, उसको आप स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है ना। इसमें फिर आप देखेंगे। फिर है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में देखेंगे कि फीकल फैट जो है अगर तो ज़्यादा होती है तो किस केसेस में ज़्यादा होती है, अगर कम होती है तो किन केसेस में कम होती है। ज़्यादा देखें किस में होगी, इंटेरिराइटिस, मतलब कि आंतों से रिलेटेड बीमारी, एंटेरिटिस। इसके अलावा पैंक्रियाटिक डिजीज़ है, लेक ऑफ लाइपेज, मतलब कि ऐसा एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, अगर वो नहीं बना। सर्जिकल रिमूवल है ऑफ अ सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, अगर आपने इंटेस्टाइन के किसी हिस्से को सर्जिकली रिमूव कर दिया है, या मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या फिर क्रोनिक पैंक्रियाटिक डिजीज़ है जिसमें ग्रेटर दैन 10 ग्राम्स टू 24 ग्राम्स पर जो है अगर आपके 24 आवर स्टूल में अगर ग्रेटर दैन 10 ग्राम्स आ रहा है तो ये क्रोनिक पैंक्रियाटिक डिजीज़ हो सकती है। फिर है न्यूट्रल फैट इंक्रीजेस इन यूज़ ऑफ रेक्टल स्पोसिटोरीज, ठीक है ना। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ कैस्टर ऑयल और मिनरल ऑयल, इंजेक्शन ऑफ डाइटेटिक लो कैलोरीज, ठीक है ना, मायोनीज, या फिर ट्रॉपिकल स्प्रूट। बेटा ट्रॉपिकल स्प्रूट जो है ये भी एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है वो बीमारी होती है। इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है नाइट्रोजन, वेरियस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विद द अमाउंट एंड नेचर ऑफ द डाइट, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी
डाइट की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और डाइट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। नॉर्मली 1 से 1.5 ग्राम्स तक होगी पर डे। अगर इंक्रीज़ होगी तो किस में होगी? एजोट्रोफिया में, पेंक्रियाटिक एक्लिया में, एकालिया में, ठीक है ना, एक्लिया। उसके बाद पेंक्रियाटोजीनस फैटी डायरिया के अंदर, आइडियोपैथिक स्टीटोरिया के अंदर ये कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। नॉर्मली 1 से लेकर 1.5 तक होती है। स्टर्कोबिलिनोजन देखें, नॉर्मल वो 40 to 20 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से एक्सक्रीट किया जाता है। एवरेज इसकी 150 मिलीग्राम्स है पर डे, लेकिन ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइन जॉइंटस के अंदर। फिर उसके बाद है कोप्रोपोरफिन। कोप्रोपोरफिन क्या है? नॉर्मली इसकी कॉन्सेंट्रेशन 300 से 1100 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से होती है। टाइप 1 70% होगी, टाइप 2 10 to 30%। सो अब नॉर्मली इंक्रीजेज विद कंजेनिटल पोरफेरिया। जैसे ही कंजेनिटल पोरफेरिया होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब नॉर्मली डिक्रीज़ कब होती हैं? जब लिवर डिजीज़ होती है, जैसे कि सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, पैसिव वेनस कंजेशन होगी, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा होगी लीवर पर। मतलब कि अगर लीवर डिजीज़ होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। फिर ऑक्यूलेट ब्लड आ जाएगा। ऑक्यूलेट ब्लड या जमा हुआ खून। डिटेक्ट ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन द अमाउंट आर फॉर्म नॉट विजिबल मैक्रोस्कोपी, जो कि मैक्रोस्कोपी से विजिबल भी नहीं है और इसकी क्वांटिटी जो है वो भी कम है। सो नॉर्मली नील होता है ऑक्यूलेट ब्लड। अब नॉर्मल कब होगा? इन कंडीशंस ऑफ ऑक्यूलेट हेमरेज इन द जीआईटी। अगर जीआईटी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर कहीं पे हेमरेज वगैरह हो गया या जख्म चोट लगी, उसकी वजह से वो ब्लड शामिल हो सकता है। सो अब नॉर्मल प्रेजेंस इन द कंडीशन ऑफ फ्लूइड ब्लड इन द जीआईटी ट्रैक, इसमें जो टेस्ट हम करते हैं ग्लूकोज को देखने के लिए, ब्लड को देखने के लिए स्टूल्स के अंदर, वो है बेंजीडीन टेस्ट, गोइक टेस्ट और ऑर्थोटोलेडीन टेस्ट। मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो बेंजीडीन टेस्ट है। यहाँ बेंजीडीन टेस्ट क्या है और कैसे करते हैं ये हमने देखना है। 4 ग्राम बेंजीडीन लें 100 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर, फिर उसको एमल्सिफाई करें, जो कि पी साइज फीसिस का जो टुकड़ा है, मतलब मटर के दाने की जितना, उसको आपने 5 ml वाटर के अंदर उसको एमल्सिफाई कर लेना है। एमल्सिफाई मतलब जो है डिज़ोल्व कर लेना है। फिर मिक्स करना है 1 ml एमल्सिफाइड एंड 1 ml ऑफ रीजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। फिर आपने 1 ml एमल्सिफाइड जो फीसिस है और 1 ml वो रीजेंट जो आपने बनाया है, कैसे कि 4 ग्राम बेंजीडीन को 100 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डाल के, दोनों का जो है आपने 1 ml ले लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद ऐड सेवरल ड्रॉप्स ऑफ 35% H2O2। अब इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कतरे 35 जो है 35% जो है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आप गिराएंगे। अगर तो ब्लू कलर आ जाता है तो वो पॉजिटिव रिएक्शन है, अगर नहीं आता तो कोई नेगेटिव रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा। उसके अलावा देखें ट्रेस अमाउंट कब होती हैं? जब फेंट ब्लू कलर होगा 1 मिनट के अंदर। और +1 कब देंगे? जब डेफिनेट ब्लू ग्रीन कलर आपको नज़र आएगा। 2+ कब देंगे? जब ब्लू ग्रीन रैपिडली हो जाएगा। 3+ कब देंगे? जब ब्लू ऑलमोस्ट इमीडिएटली होगा। और 4+ डार्क ब्लू इमीडिएटली, ठीक है ना, इमीडिएटली कहते हैं उसी वक्त। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्राइटेरियाज में +1 +2 +3 +4 के हिसाब से वैल्यूज़ जो है वो आप रिजल्ट्स में दे सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है ऑर्थोटोलेडीन टेस्ट। इमीडिएटली सेंसिटिविटी, स्मेयर द स्टूल ऑन एन फिल्टर पेपर। आपने फिल्टर पेपर के ऊपर स्टूल का स्मेयर बनाना है एप्लीकेटर के साथ। एप्लीकेटर बेटा कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे आप उठा के उसके ऊपर डालेंगे। पाइपेट लेनी है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द रीजेंट ऑन द फिल्टर पेपर। आपने रीजेंट के फ्यू ड्रॉप्स जो है वो पाइपेट के ज़रिए फिल्टर पेपर के ऊपर गिरा देंगे। फिर क्या? ऑर्थोटोलेडीन बेरियम पेरोक्साइड 220 मिलीग्राम्स पर, और इसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना 5 ml। आफ्टर 30 सेकेंड्स एग्जामिन द ब्लू कलर। 30 सेकेंड के बाद आपने ब्लू कलर को देखना है। ब्लू ग्रीन कलर 30 सेकेंड मीन्स पॉजिटिव टेस्ट। 30 सेकेंड में ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है तो इसके मुराद है कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। ये था आपका ऑर्थोटोलेडीन मेथड। फिर इंटरप्रिटेशन देखें। गैस्ट्रिक डिजीज़ है जैसे कि क्रोनिक अल्सर है,
मैलिग्नेंसी है, इंटेस्टिनल डिजीज़ है, डेसेंट्री हो गई, टाइफाइड फीवर हो गया, कार्सिनोमा या हेमरॉइड्स, या फिर ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये आप ये देख लें कि ये इंटरप्रिटेशन जो है वो हो सकती है। क्या हो सकती है? गैस्ट्रिक डिजीज़ के अंदर, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर, मैलिग्नेंसी के अंदर, इंटेस्टिनल डिजीज़ के अंदर, डायसेंट्री के अंदर, टाइफाइड फीवर के अंदर, कार्सिनोमा के अंदर। इसके अलावा हेमरॉइड्स में भी हो सकती है और ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन भी। फीकल रिड्यूस सब्सटेंसेस टेस्ट देखें। टू डायग्नोज द लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये किसके लिए किया जाता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस को देखने के लिए, मतलब कि फैट्स को देखने के लिए। सैंपल जो है वो 5 ग्राम स्टूल का आपने लेना है। सैंपल नीड्स टू बी डिलीवर टू दी लेबॉर्ट्री। सैंपल को जैसे तैसे लेबॉर्ट्री जल्दी आपने पहुँचा देना। प्रेफरेबली कहा है कि 1 घंटे के अंदर हो। काज लैक्टोज in the stool with normally be broken down by the chemical process within the 2 to 4 hours after the specimen is produced। तो वो कहता है कि इसको as soon as possible ही देखना चाहिए, क्योंकि 2 से 4 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर तो लेस देन 0.25 ग्राम पर डेसीलीटर है तो ये नेगेटिव या ट्रेस कंसीडर किया जाएगा। सस्पिशियस ग्रेड 1 आता है 0.25 से 0.5 तक ग्राम्स पर डेसीलीटर। अब नॉर्मल रेंज ग्रेड 2 to 4 कब आएगी? ग्रेटर देन 0.5 के ऊपर। और फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट मेल एब्जॉर्प्शन या ट्रॉपिकल्स पूरे में क्या है, उसमें भी आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा नज़र आएगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को बेटा आज का लेक्चर जो है, जिसमें हमने केमिकल एग्जामिनेशन जो है ऑफ यूरिन डिस्कस किया है, ये समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे। इसमें अगर कोई बात बेटा नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैंने बड़े आराम से पढ़ाया। असल में थोड़ी सी तबीयत मेरी बड़ी उसके अंदर ख़राब है आजकल, तो इसलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।